नमस्कार दोस्तों, बीएचयू एग्रीकल्चर के मिशन 2020 में आपका स्वागत है। यह एग्रीकल्चर पोर्शन का पार्ट 2 है, जिसमें हम इरिगेशन, एग्रोमेट्रोलॉजी और वेड साइंस के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं तथा इनसे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पार्ट 1 यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम जनरल एग्रीकल्चर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो इरिगेशन है। इरिगेशन यानी कि जो हम पौधों को आर्टिफिशियल तरीके से वाटर देते हैं, उसी को इरिगेशन कहा जाता है। तो जो इरिगेशन का मेन सोर्स है इंडिया में और यूपी में, वो है ट्यूबवेल है। सेकंड नंबर में कैनाल है। जो फोर्थ नंबर में वेल है, और जो थर्ड नंबर में है वेल है, और जो फोर्थ नंबर में है वो पॉन्ड है। यदि ट्यूबवेल की एरिया की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का एरिया जो है वो एमपी में है, उसके बाद राजस्थान में है। दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो इरिगेशन की जो भी मेथड हैं उनका यूज पूछा जाता है कि वो उस इरिगेशन मेथड का यूज कहाँ होता है। तो जैसे एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिंग बेसिन मेथड है, जिसका यूज हम लोग फ्रूट क्रॉप या ऑर्चर्ड क्रॉप में भी करते हैं। तो इसको याद रखना है। जो अगला याद रखना है कि कुछ खोज पूछा जाता है। नॉर्मली ज़्यादातर ड्रिप इरिगेशन के भी ही पूछा जाता है कि ड्रिप इरिगेशन का खोज कहाँ हुआ है। तो इसका खोज जो हुआ है वो इजराइल में हुआ है, इसको याद रखना है। ये यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक फर्टिगेशन है, एक हर्बिगेशन है। तो इसको याद रखना है कि जो फर्टिगेशन होगा वो इरिगेशन वाटर के साथ यदि हम फर्टिलाइज़र की यूज करेंगे तो वह फर्टिगेशन कहलाएगा, और यदि हम इरिगेशन वाटर के साथ हर्बिसाइड के यूज करेंगे तो वह हर्बिगेशन कहलाएगा। पिछली ईयर ये पूछा गया था कि एफिशिएंसी किस मेथड का सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो एफिशिएंसी होता है वो ड्रिप इरिगेशन मेथड का होता है, जिससे कि 50 से 70% तक वाटर का सेविंग किया जा सकता है। जो दूसरे नंबर पर स्प्रिंकलर मेथड है, जिससे कि 25 to 50% वाटर का सेविंग किया जा सकता है। दोस्तों, लगभग आपको इस समय जो आपका पास 10 डेज है उसमें इरिगेशन से आपको इतना ही पढ़ना चाहिए, और ये सफिशिएंट होगा। आप इससे ज़्यादा ना पढ़ें, और अगर हो सके तो यदि आप पहले से शुरू से ही पढ़ते आए हैं तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना ज़्यादा पढ़िएगा। दोस्तों, यहाँ पर दो प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला जो है वो कोरुगेशन है कि कोरुगेशन क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है। दूसरा है कि स्वीटेबल मेथड है, जो कि अंडुलेटिंग एंड सैंडी सॉइल के लिए सबसे उपयुक्त माना जा सकता है। तो उस इरिगेशन मेथड का नाम बताना है आपको कि जिसका यूज हम लोग अंडुलेटिंग एंड सैंडी सॉइल में कर सकते हैं। जो आपका अगला टॉपिक है वो एग्रोमेट्रोलॉजी है। एग्रोमेट्रोलॉजी से प्रतिवर्ष एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इसमें लागे शब्द लगा है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये ग्रीक वर्ड है। तो इसमें सबसे पहले जो आपको पढ़ना होगा वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है, और उससे संबंधित यूज कि उस इंस्ट्रूमेंट का यूज कहाँ होता है। जैसे कि यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में 3 लिए हैं जहाँ कुछ कन्फ्यूजन भी हो जाता है। तो जैसे जो मैनोमीटर है उसका यूज हम रूट प्रेशर को मापने के लिए करते हैं। जो एनीमोमीटर है उसका प्रयोग हम लोग विंड स्पीड को मापने के लिए किया जाता है, और जो विंड वैन है उसका यूज विंड डायरेक्शन को मापने के लिए किया जाता है, या विंड डायरेक्शन पता करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होता है वो एनीमोमीटर और विंड वैन में हो जाता है। तो इसमें आप कन्फ्यूज ना होइएगा। जो विंड वैन है उसका यूज विंड डायरेक्शन के लिए ही किया जाता है, और जो एनीमोमीटर है वो मीटर से आपको याद रखना है कि वो स्पीड होगा। जैसे किसी भी मीटर लगा होता है तो नॉर्मली स्पीड ही होता है, तो आप लोग याद रखेंगे कि मीटर और स्पीड, यानी कि एनीमोमीटर से स्पीड है और विंड वैन से डायरेक्शन होगा। जो अगला इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो एटमॉस्फेयर से पूछा जाता है, यानी वायुमंडल से। तो वायुमंडल से जो पूछा जाता है इसमें पूछा जाता है उसका क्रम, जो उसका लेयर है उसका क्रम पूछा जाता है। तो जो सबसे निचली परत है वो ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मीजोस्फियर है, उसके बाद थर्मोस्फियर है। यानी कि ट्रोपोस्फियर सबसे निचली परत हो गया, और जो थर्मोस्फियर हो गया वो सबसे बाहरी परत हो गया। ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो तीसरा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे वार्मेस्ट लेयर कौन सा है, यानी सबसे गर्म परत कौन सा है एटमॉस्फेयर का। तो वो
यदि यदि हम लोग नॉर्मली थिंकिंग करते हैं तो हम लोगों के मन में सबसे पहले थर्मोस्फीयर ही आता है, क्योंकि ये सबसे बाहरी परत है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, जो सबसे गर्म परत या सबसे वार्मेस्ट लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है, और इसी में ओजोन परत भी पाया जाता है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में ही ओजोन परत पाया जाता है। लेप्स रेट का वैल्यू याद रखना है। लेप्स रेट का वैल्यू होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, यानी आप ट्रोपोस्फीयर में 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस का कमी आ जाएगा। इसको लेप्स रेट को परिभाषा के रूप में वर्टिकल डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज नोन एज लेप्स रेट भी बोला जाता है। जो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको अगला चीज़ पढ़ना है वो है कंपोजिशन, यानी कि जैसे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, आर्गन का परसेंटेज कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, अदर। तो जो इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो यासोटो के लेकर होता है। यासोटो का जो परसेंटेज एयर में है वो है 0.03%। इसको यदि ppm के रूप में आप बोलेंगे तो वो 300 से 350 300 to 350 ppm है। और यदि सॉइल में बात किया जाए कि सॉइल में CO2 का परसेंटेज क्या है, तो एक्चुअल में जो उसका परसेंटेज है 0.25 है, लेकिन जो क्वेश्चन में आता है वो 0.3% आता है। तो आपको याद रखना है कि जो CO2 है उसका एयर में परसेंटेज 0.03% है, और जो सॉइल में उसका परसेंटेज है वो 0.3% है। यहाँ पर दो हैं, जो 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना एकड़ होता है, ये 2.47 एकड़ होता है। जो 1 एकड़ इक्वल टू कितने हेक्टेयर होता है, ये 0.407 होता है। ये दोनों क्वेश्चन आए हैं तो इसको याद रखिएगा। इसी प्रकार एक है 1 क्यूसेक में कितना होता है, तो इसमें 28.3 LPS का मतलब हो गया लीटर पर सेकंड। यदि इसको LPM यानी लीटर पर मिनट में चेंज करेंगे तो 1699 दशमलव और कुछ आता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पर एग्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और यदि आप कमेंट में आंसर देते हैं तो हम लोगों को पता चलता है कि आपकी तैयारी कैसी है और आप इंटरेस्ट हैं जो हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जो पहला है कि पिकोनोमीटर की यूज कहाँ होता है, पहला है, और दूसरा है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एग्जात करने के लिए किन किन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। इसमें 2 इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, दोनों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों एग्रोमेट्रोलॉजी में जो आपको अगला पढ़ना चाहिए वो है कंटूर, यानी कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी आप कह सकते हैं कि टर्मिनोलॉजी है। इसमें यानी कि लाइंस के बारे में पढ़ना है कि जो किसी इक्वल चीज़ को, यानी कि इक्वल वो पॉइंट को जोड़ने का काम करती है। जैसे कि यदि कोई भी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन होते हैं, ये कोई वैसे लाइन नहीं होते हैं, क्लियर लाइन नहीं होते हैं, केवल काल्पनिक लाइन ही होते हैं। तो जैसे यदि कोई लाइन है जो इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को जोड़ने का काम करती है तो उसको हम लोग कंटूर बोलते हैं। और जो कोई लाइन है जो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले लाइन बिंदुओं को जोड़ने का काम करती है उसको आइसोबार कहते हैं। इसी प्रकार आइसो हाइट होता है, आइसोटोप होता है, उन सारे को आपको याद रखना है। जो आपका अगला है या यहाँ से ये ज़्यादातर कन्फ्यूजन में हो जाता है, ये जो है ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेन फेड फार्मिंग, ये तीनों अलग अलग हैं। इसमें आपको याद रखना है कि ड्राई फार्मिंग के लिए जो एनुअल रेनफॉल है वो कितना होना चाहिए। तो ड्राई फार्मिंग के लिए लेस देन से 750 mm होता है, और ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए 750 से 1150 mm होता है, और रेन फेड फार्मिंग के लिए ग्रेटर देन 1150 mm होता है। ये तीनों डिफरेंट चीज़ है और ये तीनों को अलग अलग याद रखना है। जो अगला है एक NBLSS एंड LUP है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये नागपुर में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ लैंड, इसका होगा जो भी इसका फुल फॉर्म होगा तो उसको आप देख लीजिएगा, और लैंड यूज प्रोग्राम करके है। तो ये जो है वो नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है।
दोस्तों यदि आपको एग्रीकल्चर में कहीं भी डाउट है अपने पढ़ते समय यदि और इस वीडियो में जो भी हम बताए हैं तो आप हमको डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है। जो अगला टॉपिक है दोस्तों वो वेट साइंस है यानी खरपतवार विज्ञान। इससे भी प्रतिबार से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक वो पैरासाइट से है। इसको आप फादर याद कर लीजिएगा कि जो वेट साइंस के फादर है वो जेथ्रो टूल हैं। और जो सबसे ज़्यादा वेट साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है वो पैरासाइट से क्वेश्चन पूछा गया है यानी परजीवी से। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक का यूज हम यहाँ किए हैं, जो ट्रिक से आप भी याद कर सकते हैं। जैसे CLOS है, इस C से आप कस्कुटा याद रखेंगे, L से लारेंथस, O से ओरोमैंकी और S से स्ट्राइगा। T से आपको टोटल याद रखना है, P से पार्शियल याद रखना है, फिर T से टोटल और P से पार्शियल। यानी कि हो जाएगा जो कस्कुटा होगा वो टोटल रूट पैरासाइट होगा और जो L होगा यानी लारेंथस होगा वो पार्शियल रूट पैरासाइट होगा। सॉरी, यहाँ पर जो कस्कुटा है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है और जो लारेंथस है वो पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। जो ओरोबैंकी है यानी कि ओरोबैंकी है वो टोटल रूट पैरासाइट है और जो स्ट्राइगा है वो पार्शियल रूट पैरासाइट है। इनको आपको याद रखना है। इनका कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कस्कुटा ना दे के डॉडर उसका जो दूसरा नाम है वो भी दे देता है, तो उसको भी याद रखना है। जैसे ओरोबैंकी का दूसरा नाम ब्रूमरेप है और वैसे ही स्ट्राइगा स्पीशीज का जो दूसरा नाम है वो विचवीड है। ये क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे कांग्रेस घास जो है वो इंडिया में कहाँ से आया, तो US से आया था। व्हीट की वैरायटी कोई लाई गई थी, उसी के साथ ये भी आ गया। इसमें जो अगला पूछा जा सकता है कि जो कांग्रेस घास है वो भारत में सबसे पहले कहाँ दिखा, तो वो पुणे में दिखा था, 1955 में दिखा था। इसी प्रकार 2 और हैं जो कि लंटाना बीट्स और वाटर फंड हैं, ये इंडिया में ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। इनको भी याद रखिएगा। एक टर्मिनोलॉजी है जैसे रॉक बीट क्या हो सकता है, तो यदि किसी फील्ड में सेम क्रॉप का अदर वैरायटी अगर हो जाता है तो उसको हम लोग रॉक बीट कहते हैं। यानी कि यदि किसी फील्ड में एक वैरायटी का क्रॉप बोया हुआ है और उसी क्रॉप का दूसरा वैरायटी का कोई पौधा उग जाता है तो उसको हम लोग रॉक बीट बोलेंगे। जो इसमें अगला जो प्रमुख क्वेश्चन वीड साइड से बनता है वो हर्बिसाइड से होता है। हर्बिसाइड यानी दोस्तों जो हम लोग वीड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं या वीड्स को किल करने के लिए यूज करते हैं, वो हर्बिसाइड्स होते हैं। इसमें आपको पहले डाटा याद रखना है कि हर्बिसाइड का यूज़ सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है और किस फसल में सबसे ज़्यादा होता है, उसका जो कंजप्शन है वो याद रखना है। यहाँ पर हम आपको जो अगला बताएंगे वो है हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो पहला क्लासिफिकेशन है वो टाइम ऑफ एप्लीकेशन के आधार पर है, यानी कि हम कब उस हर्बिसाइड का यूज करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है PPI है यानी प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो हम लोग बीज बोने से पहले जिन हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे वो PPI होंगे। तो PPI का जो उदाहरण है वो फ्लुक्लोरालिन और एलाक्लोर हैं। उसी प्रकार जो सेकंड है वो प्री इमरजेंस है, यानी कि जो हर्बिसाइड की यूज हम लोग सीड बोने के बाद तथा सीड के अंकुरण होने से पहले करेंगे तो वो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड होगा। जो थर्ड है वो पोस्ट इमरजेंस है, यानी पोस्ट इमरजेंस यानी कि जिन हर्बिसाइड की यूज हम लोग बीज के और वीड सीड्स के अंकुरण के बाद करते हैं वो सारे पोस्ट इमरजेंस होते हैं। इनका जो उदाहरण है 2,4-D है, सिमाजीन है और एट्राजीन है। जो हर्बिसाइड का अगला क्लासिफिकेशन है वो मोड ऑफ एक्शन के आधार पर है, यानी कि इसमें 2 प्रकार का है। जो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है, एक सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है। कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड यानी कि जो भी उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा वो सबको किल कर देगा, जैसे डाइकॉट पैराकॉट है। सिस्टमेटिक हर्बिसाइड है यानी फ्लुक्लोरिलिन है और 2,4-D है। यानी सिस्टमेटिक हर्बिसाइड की यूज यानी कि कहिए कि उस हर्बिसाइड की यूज अगर हम लोग छिड़काव करते हैं तो जिस प्लांट में वो हर्बिसाइड गिरा वो केवल उसी को किल करेगा।
जो अगला है हर्बिसाइड के क्लासिफिकेशन, वो सेलेक्टिविटी के बेस पर हैं। सेलेक्टिविटी के बेस पर दो प्रकार का होता है, पहला है सेलेक्टिव हर्बिसाइड, दूसरा है नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड। यहाँ पर सेलेक्टिव हर्बिसाइड का मतलब है कि जैसे ये 2,4-D है, तो 2,4-D के यूज किसी खेत में करने पर केवल यह चौड़ी पत्ती वाले वीड्स को ही किल करेगा। और आइसोप्रोटोन है, आइसोप्रोटोन की यूज आप जानते होंगे फ्लैरिस माइनर में किया जाता है। तो सेलेक्टिव हर्बिसाइड ऐसे हर्बिसाइड हुए जो कि केवल उन्हीं प्रकार के वीड्स को मारेंगे जिनके लिए वो बने हैं। जैसे 2,4-D केवल चौड़ी पत्ती वाले वीड्स को किल करेंगे, और जो आइसोप्रोटोन है वो केवल फ्लैरिस माइनर को ही किल करेंगे। इसी प्रकार नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जैसे पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट है, वो बिना सेलेक्ट किए है, यानी जिसको भी पा जाएंगे, यानी वो चाहे क्रॉप ही हो, वो सबको किल कर देते हैं। तो ये हर्बिसाइड का क्लासिफिकेशन हुआ। जो वीड साइंस से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो ट्रेड नेम पर पूछा जाता है। ट्रेड नेम पर है जैसे कि एलाक्लोर है, एलाक्लोर में लासो है, दूसरा है कि बीटाक्लोर में मचेटी है। तो इसको आपको याद रखना है कि एलाक्लोर का जो ट्रेड नेम है वो लासो है, ट्रेड नेम यानी व्यापारिक नाम। जो बीटाक्लोर है उसका व्यापारिक नाम मचेटी है, ऐसे ही आपको याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर वीड साइंस से एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस वीड रिसर्च है वो कहाँ स्थित है, तो इसको कमेंट में बताना है। साथ में ही आपको इससे संबंधित एक क्वेश्चन है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस है वो एनआरसी कब बना, इसको भी बताना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो वीड सीड्स सिमिलर टू मस्टर्ड सीड, यानी कि ऐसा कौन सा वीड है जिसका बीज सरसों के बीज के जैसे होता है। इन दोनों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो आपका अगला वीडियो आएगा पार्ट 3, जिसमें हम एग्रोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।